हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया पर, खासकर बुक टॉक पर, एक किताब की बहुत ज्यादा धूम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लॉरेन रॉबर्ट्स की वायरल हिट फैंटेसी सीरीज द पावरलेस ट्रिलॉजी की। चलिए आज इसी का पूरा विश्लेषण करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बुक टॉक पर जो ये इतनी बड़ी हिट है, क्या ये सच में पढ़ने लायक है? मतलब इतनी सारी बातें हो रही हैं इसके बारे में, तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या ये वाकई में उतनी अच्छी है। आपको पता है इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये पहले एक सेल्फ पब्लिश्ड किताब थी, लेकिन फिर बुक टॉक पर लोगों ने इसे इतना पसंद किया, इतना शेयर किया कि ये वायरल हो गई। और देखते ही देखते एक बड़े पब्लिशिंग हाउस साइमन एंड शूस्टर ने इसे साइन कर लिया। कमाल है ना? तो चलिए अब कहानी की दुनिया में चलते हैं। जगह का नाम है इलिया। अब ये कोई आम जगह नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जो पूरी तरह से शक्ति यानी पावर के आधार पर बंटी हुई है। और यहां जिंदा रहने का मतलब है एक जानलेवा कंपटीशन को जीतना। एलिया का जो समाज है ना, वो एकदम साफ साफ दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है एलीट्स, इनके पास कमाल की सुपरनैचुरल पावर्स हैं और यही लोग राज करते हैं। और दूसरी तरफ है ऑर्डिनरीज, मतलब आम लोग जिनके पास कोई पावर नहीं है। और सबसे अजीब बात, यहां पावरलेस होना एक क्राइम है, एक जुर्म। अब कहानी की हीरोइन है पेडेन ग्रे। वो एक ऑर्डिनरी है, मतलब शक्तिहीन, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे शक्तिशाली होने का नाटक करना पड़ता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन वो गलती से एक एलीट राजकुमार काय इजर को बचा लेती है और बस यहीं से उसकी जिंदगी पलट जाती है। उसे जबरदस्ती पर्जिंग ट्रायल्स में धकेल दिया जाता है। ये एलीट्स के लिए एक जानलेवा कंपटीशन है और पेडिन के लिए ये एक ऐसी जगह है जहां उसका राज खुलते ही उसे मौत की सजा मिलेगी। तो ठीक है, सेटअप तो बड़ा दिलचस्प लगता है, पर इसमें ऐसा क्या खास है जो लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं? चलिए अब जरा इसकी खूबियों पर नजर डालते हैं कि आखिर ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई। सबसे पहली बात, इसकी दुनिया। यहाँ का जो सोशल सिस्टम है वो बहुत ही सख्त और क्रूर है। और ऊपर से ये पर्जिंग ट्रायल्स, इनकी वजह से कहानी में एक्शन और टेंशन लगातार बना रहता है। मतलब एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ली जा सकती। और हमारी हीरोइन पेडिन के लिए तो ये सब जिंदगी और मौत का सवाल है। और फिर आता है वो हिस्सा जिसके लिए ये सीरीज सबसे ज्यादा जानी जाती है, इसका रोमांस। सोचिए, एक ऑर्डिनरी लड़की पेडिन और एक एलीट राजकुमार काय, इन दोनों के बीच का जो डायनामिक है, जबरदस्त है। ये क्लासिक दुश्मन से प्रेमी वाली कहानी है जो हमेशा काम करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कहानी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, जिससे हम उनके इमोशंस को और भी अच्छे से समझ पाते हैं। किरदारों की बात करें तो पेडिन वाकई कमाल की हीरोइन है। वो साधन संपन्न है, चालाक है और स्ट्रीट स्मार्ट है। उसके पास सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन वो अपने दिमाग से सर्वाइव करती है। कहानी में एक विद्रोह का सब प्लॉट भी है जो थोड़ी पॉलिटिकल साजिश का तड़का लगाता है। और ये सीरीज इस सवाल को भी उठाती है कि असली शक्ति का मतलब क्या सिर्फ सुपर नेचुरल एबिलिटीज ही हैं? तो ये तो हो गई वो बातें जो लोगों को बहुत पसंद आईं। लेकिन जैसा कि हर कहानी के साथ होता है, इसके भी दो पहलू हैं। चलिए अब जरा इसकी आलोचनाओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो कुछ रीडर्स को पसंद नहीं आईं। एक बहुत कॉमन शिकायत जो रेडिट जैसे फोरम पर मिलती है, वो है दिखाने के बजाय बताना। इसका मतलब ये है कि कई रीडर्स को लगा कि राइटर घटनाओं को हमारे सामने घटने नहीं देती, बल्कि बस हमें उनके बारे में बता देती हैं। इसे राइटिंग की दुनिया में टेलिंग नॉट शोइंग कहते हैं। दूसरी शिकायत है राइटिंग और एडिटिंग को लेकर। कुछ लोगों को लगा कि इसकी भाषा थोड़ी क्लंकी यानी अनाड़ी है और डायलॉग्स कभी-कभी थोड़े बनावटी से लगते हैं। और हाँ, ये एक बड़ी बात है कि फाइनल पब्लिश्ड वर्जन में भी कई लोगों को टाइपो और ग्रामर की गलतियां मिली, जो पढ़ने का मजा थोड़ा किरकिरा कर सकता है। एक और बड़ी आलोचना है इसकी मौलिकता को लेकर। कई लोगों का कहना है कि ये हंगर गेम्स जैसे जाने पहचाने ट्रोप्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, मतलब एक जानलेवा प्रतियोगिता वाली कहानी। तो जो लोग बहुत ज्यादा फैंटेसी पढ़ते हैं, उन्हें शायद ये प्लॉट थोड़ा प्रिडिक्टेबल लग सकता है। और कुछ छोटी मोटी शिकायतें भी हैं, जैसे कि कहानी की रफ्तार कहीं कहीं धीमी हो जाती है और पेडिन और काई के अलावा जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं किए गए हैं, खासकर बाद की किताबों में। तो ठीक है, हमने इसकी अच्छी बातें भी देख लीं और बुरी भी।
तो अब सवाल ये है कि इन सब के बाद फाइनल फैसला क्या है? आखिर ये ट्रिलॉजी असल में है किसके लिए? देखिए, बात बहुत सीधी और साफ है। अगर किसी को वायर रोमांटिसी, डिस्टोपियन कंपटीशन और दुश्मन से प्रेमी बनने वाली कहानियां पसंद है और वो बुक टॉक ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, तो उन्हें ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। लेकिन अगर कोई पढ़ने वाला ऐसी फैंटेसी ढूंढ रहा है जो बहुत ज्यादा लिटरेरी हो, जिसमें राइटिंग एकदम टॉप क्लास हो और कहानी बिल्कुल नई और ओरिजिनल हो, तो शायद ये सीरीज उनके लिए नहीं है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पावरलेस ट्रिलॉजी एक महत्वाकांक्षी और इमोशनल सीरीज है। हाँ, इसकी राइटिंग और मौलिकता में कुछ कमियां हैं, लेकिन अपने टारगेट ऑडियंस यानी रोमांटिसी पढ़ने वालों के लिए ये एक बेहतरीन कहानी है। इसका इमोशनल ड्रामा ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और जाते जाते हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में जहां चीजें इतनी तेजी से ट्रेंड करती हैं, एक कहानी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? उसका पूरी तरह से ओरिजिनल होना या उसका भरपूर मनोरंजन करना? सोचिएगा जरूर।